अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आज हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसकी कंपोजिशन, इसका कॉरम, उसके बाद अपॉइंटमेंट जजेस की कैसे होती है, क्वालिफिकेशन कितनी जजेस की होती है, उनका टेन्योर कितना होता है, सेशंस कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, फिर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितनी पावर है इसके पास, फिर लास्ट पे हम देखेंगे रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये फेडरल गवर्नमेंट की थर्ड ब्रांच है, और जो बाकी की तमाम कोर्ट्स हैं अगर इसके सिस्टम की बात करें तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, और ये हेड कोर्ट है, मतलब ये सबसे सुप्रीम है, ये लीडर कोर्ट है। लेकिन अगर हिस्ट्री की यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो हिस्ट्री स्टार्ट होती है जब यूएसए ने डिक्लेयर की थी इंडिपेंडेंस, और वो कब की थी 1776 को। लेकिन जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जो डिक्लेयर हुआ, जो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो बना था 1789 को, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, प्रॉपर सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। और इसी साल जो सुप्रीम कोर्ट थी वो फाउंडेड हुई थी, और ये हुई थी 4 मार्च को। लेकिन ये प्रॉपर एक कोर्ट बनी इसी साल 1789, लेकिन सितंबर में ये एक प्रॉपर कोर्ट बन गई, सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे आला कोर्ट थी, और उसी साल जिस साल कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सुप्रीम कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में, और ये जो है ये फाइनल इंटरप्रेट करती है फेडरल गवर्नमेंट को या फेडरल लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को। ये फाइनल इंटरप्रिटेशन जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस सिलेक्ट हुआ था वो था जॉन जे, और इसका टाइम पीरियड था 1789, जिस साल ये फाउंड हुई, जिस साल ये प्रॉपर कंस्ट्रक्ट हुई, और 1795 तक इसका दौरानिया रहा। ये था इसका पहला चीफ जस्टिस। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसकी कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो इसमें टोटल 9 जस्टिस होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 8 एसोसिएट जस्टिस होते हैं। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला है उसे कोई लोअर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और जो ये जस्टिस हैं इनको जो सिलेक्ट करता है वो है प्रेसिडेंट के पास काफी पावर है, और हम ये बकायदा अपॉइंटमेंट में देखेंगे भी कि कितनी पावर है। और सुप्रीम कोर्ट फेडरेशन में, पूरी फेडरेशन में एक हाईएस्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है, हाईएस्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट, एक पूरी फेडरेशन में हाईएस्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कॉरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका कॉरम कैसा होता है? सबसे पहले तो 9 जजेस मौजूद होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये कांग्रेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक थोड़े बहुत चेंज भी हो जाते हैं। लेकिन जो मिनिमम ज़रूरत होती है जो कॉरम बरकरार रखने के लिए वो 5 जस्टिस की होती है। अगर 5 जस्टिस मौजूद होते हैं तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का कॉरम है वो बरकरार रहता है। लेकिन बाज़ दफ़ा 5 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो बाज़ दफ़ा है ये सिर्फ इमरजेंसी की कंडीशन में लागू होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट कैसे होती है? आर्टिकल 3 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो सिलेक्ट करता है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ सेनेट में 2/3 मेजोरिटी जब मिल जाती है, 2/3 सेनेट में जब मेजोरिटी मिलती है तो उसके बाद प्रेसिडेंट किसी भी जज को सिलेक्ट कर सकता है, और जो सिलेक्ट हुआ जज है वो लाइफ टाइम तक रहता है। उसकी मर्जी होती है रिटायरमेंट लेने की, वो रिटायरमेंट जब मर्जी ले सकता है, या फिर इम्पीचमेंट ऑफ जो लॉ है उसके प्रोसेस के दौरान उसे निकाला जा सकता है, मतलब अगर वो कोई कानून तोड़े तो फिर उसे हटाया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। जो जज सिलेक्ट होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है उसमें ये कहीं पे लिखा नहीं है कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उसे सिलेक्ट करने की, और ये पावर कौन देता है उसे? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 सेक्शन 2 क्लॉज 2, ये एक
प्रेसिडेंट जो है उसे पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि वो जिसे चाहे सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ सेनेट। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि 2/3 मेजोरिटी सेनेट में से अगर उसे चुन लेती है तो फिर प्रेसिडेंट उसे सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगला हमारे पास पॉइंट आता है टेन्योर ऑफ जजेस, कितना टेन्योर होता है। तो एक जो जज होता है वो लाइफ टाइम के लिए सिलेक्ट होता है, यहाँ तक कि अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो फिर वो जा सकता है, या फिर वो कोई गलती करता है, कानून में कुछ मिस इंटरप्रेट करता है, तो उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस के दौरान उसे निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कन्वेंशन भी है कि जो जज है अगर उसकी एज 70 ईयर्स हो जाती है, या फिर इसके साथ ही साथ 70 ईयर्स एज भी हो और 10 साल का अरसा उसने सुप्रीम कोर्ट का जज रह के गुजारा हो, तो फिर भी वो खत्म हो सकता है, उसका टेन्योर खत्म हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है इसके सेशंस का, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने रूल्स खुद ही बनाती है, क्योंकि वो सॉवरन है और इंडिपेंडेंट भी है। तो फिर ये मीटिंग रखती है वाशिंगटन में अक्टूबर से जून या जुलाई तक। यहाँ पर इसकी मीटिंग होती है और ये 2 वीक्स की होती है, 1 वीक हेयरिंग और 1 वीक छुट्टी, मतलब 1 हेयरिंग और 1 दिन छुट्टी, इस तरह 2 वीक्स गुजारती है। और जो आर्गुमेंट्स उसमें होते हैं वो ओरल आर्गुमेंट्स होते हैं, मतलब वो रिटन फॉर्म में नहीं मौजूद होते, लेकिन 1 घंटा आर्गुमेंट्स कोर्ट सुनती है और उसके बाद ऑर्डर्स या ओपिनियंस भी जारी करती है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन या फिर एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में 2-3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, कहाँ तक इसका हुक्म चल सकता है, कहाँ तक इसकी पावर है। तो इसकी पावर बहुत ही अब्रॉड है, मतलब पूरी फेडरेशन पे ये फैली हुई है। जो पहले नंबर पे जो केसेस होते हैं एम्बेसडर्स के, काउंसलर्स के, पब्लिक मिनिस्टर्स के, उन सबको ये सुनती है, क्योंकि जो आर्टिकल 3 है उसके जो सेक्शन 2 है उसके मुताबिक इसके पास पावर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है वो काफी हद तक फैली हुई है, वो फर्स्ट इंस्टेंस में कोई भी केस सुन सकती है। जरूरी नहीं कि जो लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हुआ हो या लोअर कोर्ट के बाद दोबारा से अपील की हो सुप्रीम कोर्ट के लिए तो फिर ही वो केस सुने, नहीं, उसके पास मुकम्मल पावर है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि वो जो चाहे फर्स्ट इंस्टेंस में चाहे पहली दफा में चाहे केस सुन सकती है और इन सब से डील करती है, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे फिर काउंसलर्स हो, चाहे फिर कोई एम्बेसडर हो, किसी तरह का भी बंदा हो, जो भी जितनी भी पावर हो उससे डील कर सकती है। दूसरे नंबर पे आते हैं एडमिरल्टी केसेस। इनमें क्या होता है, इनमें कोलिजन केसेस आ सकते हैं, जैसे कि कोई 2 व्हीकल, कोई 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के केसेस आ सकते हैं, डैमेजेस के केसेस आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल वायलेशन के कोई केसेस आ सकते हैं, मतलब ये हर तरह के केसेस से डील कर सकती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज और ट्रीटी से डील करता है। इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास मुकम्मल पावर है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, और जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करता है तो वहां तक का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट डील करती है। और अगर जो फेडरल गवर्नमेंट है अगर वो कोई ऐसा लॉ पास कर देती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो भी उसके साथ भी डील करती है सुप्रीम कोर्ट, उसका केस सुप्रीम कोर्ट सुनती है। और लास्ट पे ट्रीटीज, जो बाकी की स्टेट्स के साथ या आउट ऑफ कंट्रीज, जो फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रीटीज बनाई जाती हैं, उनमें भी ये इंटरफेयर कर सकती है। और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का दूसरा पॉइंट आता है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी तरह का भी जो केस है या डिसीजन है उसे रिव्यू कर सकती है। मतलब कि अगर लोअर कोर्ट्स ने कोई डिसीजन दिया है और मुकम्मल उस पर प्रॉपर एविडेंस मौजूद है तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू में ले सकती है और उसका फैसला दोबारा कर सकती है, और वो फैसला बिल्कुल लोअर कोर्ट्स के खिलाफ भी हो सकता है। यहाँ तक कि बोला जाता है इसके पास पावर है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं या डिसीजंस हैं उन पे भी ये उंगली उठा सकती है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास आता है जो कि है रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रोल किसी तरह का भी हो सकता है, चाहे ये 2 पार्टीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो या 2 स्टेट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर फेडरल लॉज का सिस्टम हो या फिर कोई और ट्रीटीज का मामला हो, तो हर तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी डिस्प्यूट है उसे हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम रोल अदा करती है सुप्रीम कोर्ट उसमें। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स भी ऐड करती है, जिसमें नंबर 1 पे वो बात करती है सेवियर। पहला पॉइंट आता है सेवियर ऑफ फेडरेशन, जो कि फेडरेशन है
उसमें पावर्स डिवाइड की हैं, पावर डेलीगेट की गई हैं। तो जो मुकम्मल पावर्स हैं वो सेंटर के पास है, लेकिन कुछ पावर्स स्टेट में भी डिवाइड हुई हैं। और जब स्टेट्स में डिवाइड होती हैं तो पावर्स सब में इक्वल हो गई। जब पावर्स इक्वल होती हैं तो वहां पर डिस्प्यूट्स होती हैं, वहां पर कन्फ्लिक्ट्स होती हैं। तो अगर वहां पर कन्फ्लिक्ट्स होती हैं तो उन कन्फ्लिक्ट्स को सेव कौन करता है, उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कौन करता है, तो वो करता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर भी अहम रोल अदा करता है। दूसरे नंबर का इसका जो रोल है या इसका पॉइंट आता है वो है गार्डियन ऑफ राइट्स। गार्डियन ऑफ राइट्स में वो क्या कहता है, यहाँ तक इसका रोल है कि इसने हेबियस कॉर्पस एक्ट पास किया, जिसमें क्या था कि जो इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था किसी शख्स को गैर कानूनी, या फिर उसका जो ट्रायल प्रोसेस था उसे थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता था। तो फिर हेबियस कॉर्पस जो है वो राइट दिया गया लोगों को, क्योंकि ये गार्डियन है, सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है इंडिविजुअल्स के राइट का, तो उन्हें राइट दिया गया कि उनके साथ जो फेयर ट्रायल है वो किया जाए। या फिर एक और केस है कि मैंडामस, ये भी एक एक्ट पास किया गया। इसमें क्या बोला गया कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका जो काम होता है, जो ड्यूटी होती है, तो कुछ जो पावरफुल लोग होते हैं वो उन्हें उनके काम से हटा देते हैं। तो फिर ये एक्ट पास किया गया कि जो उनका काम है वो सिर्फ वही काम करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास, मतलब तीसरा पॉइंट आता है, जैसे कि यहाँ पे था सेवियर ऑफ फेडरेशन, इसी तरह सेवियर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी सेवियर है, मतलब उसे भी बचाने वाला है। अगर कोई जो फेडरेशन है या फिर मतलब फेडरेशन में लेजिस्लेचर है या फिर एग्जेक्टिव है, अगर वो कोई ऐसा कानून बना देते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो भी सुप्रीम कोर्ट उनसे डील करती है और ऐसे कानून को फारिग कर देती है, और इस तरह से भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है कि वो सेवियर है ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और ये है हमारे पास तीसरा पॉइंट। तो चौथे नंबर पे वो बात करता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा पॉइंट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप भी करता है। वो कैसे करता है, वो इस तरह से कि इसने जो मशहूर जैसे कि बिल ऑफ राइट्स पास किया, उसमें क्या था कि 10 अमेंडमेंट्स थी, पहली 10 अमेंडमेंट्स जिसमें जो इंडिविजुअल्स थे उनको राइट्स दिए गए थे। इसी तरह इसने कुछ लैंडमार्क्स डिसीजंस भी बनाए, लैंडमार्क केसेस भी दिए, जजमेंट्स भी दी, जैसे कि एक मशहूर केस है ब्राउन वर्सेस बोर्ड। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो रेशियल सेपरेशन थी, मतलब कि जो रेस की बुनियाद पे सेपरेट कर दिया जाता है पब्लिक स्कूल्स में बच्चों को, वहां पर इसने सेपरेशन से बचाया। इसी तरह एक और केस है रॉय वर्सेस वेड। इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक जो वुमेन थी, एक मदर थी, उसकी अबॉर्शन से जान बच सकती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन सही तरीके से की, दुरुस्त तरीके से, और फिर उसे राइट दिया कि वो अबॉर्शन करवा सकती है। तो इस तरह इसका बड़ा अहम रोल है और ये डेवलपमेंट भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।